मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस कांस्टेबल सुपर सेट 06 में। आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आज के कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। बढ़िया सवाल है आज वाली शिफ्ट में, मजा आ जाएगा आपको देखने में। सवाल में कह रहा है, सुरेखा ने कुछ पैसा उधार लिया है और उसको वापसी करने की सोची। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.5% है। 7.5% की जो फ्रैक्शन है मेरे बच्चे, वो 3/40 होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता हो तो डिटेल करिए। तो हम ये कहेंगे भाई, पहले साल 40 की चीज़ 43 उतारी जाएगी। दूसरे साल 40 का वर्ग यानी 1600 की जो चीज़ है, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 40 का वर्ग। अच्छा, इसमें तो इंटरेस्ट पूछा है ना, कोई ना, मारते हैं बोले 43 का वर्ग। ये हमने सारी कहानी आपको सिखाई हुई है। क्या सिखाया हुआ है कि जितना टाइम उतनी पावर चढ़ाते चले जाएंगे। यानी पहले अगर आपने 40 उधार लिए, 1 साल बाद दोगे इतना, अगर इतना उधार लिया 2 साल बाद दोगे इतना। कहता है ब्याज की दर वार्षिक रूप से होती है, तो उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज ज्ञात करें और किस्तों का मान दे रखा है, तो उसे कितना ब्याज दिया वो देखते हैं। किस्तें बराबर करना होगा, तो इसे 43 से गुना करना होगा, इसे भी 43 से करना होगा। अब इनके बीच का जो अंतर आएगा ना, वही होता है ब्याज। तो अगर आप मूर्ख नहीं हैं तो 43 गुना 43 में से 40 गुना 43 घटा, और आप मन मन में ही 43 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 43 और यहां बचेगा 40। 43 में 40 गया, 3 आया, तो यहां जो वैल्यू आएगी 3 3 9, 3 चौक 12, 129 है। अब मुझे यहां भी डिफरेंस निकालना है, क्योंकि इतना रुपए की किस्त दी और उसमें कर्जा इतना उतारा, तो बाकी ब्याज है। तो यहां निकालें तो 43 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग, ये निकालना है। अब ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए माइनस बी, तो 43 में 40 गया 3, और ए प्लस बी, तो 43 में 40 जोड़ा 83, 3 3 9, 3 8 24। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पहली किस्त गई है उसमें ब्याज दिया है 129 का, तो दूसरी किस्त में ब्याज दिया 249 का, तो ब्याज कितना दिया, 9 9 18, 4 2 6 1 7, 2 1 3, यानी इतनी यूनिट का हमने कुल मिला के ब्याज दिया है। और हर एक किस्त का मान कितना है, 43 का वर्ग, जबकि 43 का वर्ग जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5547। तो 43 का वर्ग इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमसे पूछा 378 की वैल्यू क्या हो, 378 की वैल्यू क्या हो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। देखिए, एक बेसिक चीज तो ये है कि दो ऑप्शन तो तुरंत छांट के फेंक देंगे। कैसे कि 8 7 56 यूनिट डिजिट आया 6, और यहाँ 3 का वर्ग करेंगे, यूनिट डिजिट आया 9। अब मुझे देखना है कि 9 को किससे गुना करें कि आखिरी अंक 6 आए। 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा नहीं। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन का आखिरी अंक 6 है, ये तो आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास दिक्कत यह है कि ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी ठीक है। अब मुझे इस सवाल को जो कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए डिजिटल सम से। तो डिजिटल सम लगाएं कैसे, तो नीचे देखोगे तो 4 और 3 7, 7 का वर्ग 49, 49 का वर्गमूल है, मतलब डिजिटल सम आया 4। देखिए 43 का वर्ग है, बच्चे कहते हैं फिर डिटेल बताया करो। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 4 और 3 7 आया, 7 का वर्ग करेंगे 49 आया, 49 में 9 कट जाएगा, तो डिजिटल सम आया 4। अब नीचे 4 है तो किससे गुना करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 7 से ही नीचे गुना करना पड़ेगा, और 7 से ही ऊपर, तो फिर ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी एक डिजिटल सम आ जाएगा। अब यहां देखते हैं, 5 5 10, 4 14 और 7 21, 21 का डिजिटल सम आया 3। यहाँ 7 3 10 8 18, इसका डिजिटल सम आया 0। अब 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो डिजिटल सम आएगा 0। देखते हैं 0 किसका आ रहा है, 4 4 8 1 9 नहीं आ रहा, 4 3 7 दोनों, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। दूसरा, हम यहां से ये भी देख सकते थे कि जो 378 है ये बेसिकली 9 से भाग जा रहा है, तो जो भी मेरा आंसर होगा 9 से भाग होने वाला चीज, तो हम ऐसे भी तलाश कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी शरीर आज तबीयत उतनी बेहतरीन नहीं है, तो इसलिए बैठ के पढ़ा रहा हूँ, क्षमा करिएगा, लेकिन पढ़ाने में ताकत पूरी डालेंगे। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ये कह रहा है कि भाई एक आदमी ने दो घड़ियां खरीदी हैं। द कोस्ट प्राइस ऑफ वन ऑफ देम वाज 25% हायर। दो घड़ियां हैं ए और बी। सवाल ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की उसको आते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने दो घड़ियां खरीदी जिनमें से एक का क्रय मूल्य 25% अधिक था, यानी एक का सीपी दूसरे से 25% ज्यादा था। तो हम ये कहेंगे भाई 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी अगर बी का सीपी 4 है तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 5 होगा। ये इनके सीपी का रेशो, ऐसा सवाल ने कहा है। आगे क्या कह रहा है, कहता है जो महंगे वाला है उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है, और जो सस्ते वाला उसे 7.5% प्रॉफिट पे बेचा है। उसे जो टोटल प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्त वो 980 रुपये हुआ है,
तो कहता है सबसे सस्ते का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, क्या होगा। देखिए यार, मैं ये कहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पहले वाले की कॉस्ट 500 यूनिट है तो दूसरे वाले की कॉस्ट 400 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। 500 का 10% निकालोगे 50 यूनिट प्रॉफिट आया, 400 का 7.5% निकालोगे तो 30 यूनिट प्रॉफिट आया। तो दोनों ही आर्टिकल से जो उसे प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है वो 50 जमा 30 यानी 80 यूनिट प्राप्त हो रहा है। 50 जमा 30 80 यूनिट प्राप्त हो रहा है, जबकि ब्याज प्रॉफिट है कितना, 980। तो 80 रिप्रेजेंट कर रहा है 980 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। यही कह रहा है ना, द टोटल अमाउंट ही रिसीव वाज ₹980। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। कह रहा है उसे जो टोटल पैसा मिला है कुल मिला के वो 980 रुपये मिला है। तो भाई 500 की घड़ी थी और 400 की घड़ी ये थी, यानी 900 की घड़ी थी, और 50 और 30 का प्रॉफिट यहाँ हो गया। तो 50 और 30 को जोड़ेंगे तो 80, और 900 में खरीदी थी तो 980 यूनिट मिले। जबकि सवाल में कह रहा है 980 यूनिट नहीं, 980 रुपए मिले। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल के आया कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 1 रुपये आ गई। तो मेरे बच्चे 500 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, तो जवाब होगा 500 रुपये, और 400 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये। उसने पूछा क्या, सस्ते वाले का क्रय मूल्य यानी 400। क्लियर है जी। आइए नेक्स्ट पे। कह रहे यार दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। हमें पता है कि यार एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एलसीएम 420 है, एचसीएफ वी नीड टू फाइंड, प्रोडक्ट जो दे रखा हो 5040 दे रखा है, 2 नंबर। आपने कहा ठीक है। अब पहली बात तो ये कि जो एलसीएम और एचसीएफ है उसमें एचसीएफ दोनों जगह कॉमन आता है ना। और उसने हमसे जो रेशियो पूछा है वो पूछा है एलसीएम का एचसीएफ से। तो हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ छोटा आएगा एलसीएम बड़ा आएगा। तो यहाँ तो एलसीएम बड़ा दे रखा है तो पहला कट गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं जी, 0 से 0 कट गया। अब 7×6 = 42 कर देते हैं, 7×7 = 49, 7×2 = 14, 6 से काटेंगे 12 आएगा। यानी एचसीएफ आया मेरे बच्चे 12 और एलसीएम है 420। रेशियो निकालेंगे तो 12 × 12, 12×3 = 36, 12×5 = 60, 35:1। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ राइट आंसर। देखिए यार, ये एक ट्रिक बेस्ड टाइप होती है। अगर इनफाइनाइट टर्म की सीरीज हो और अगर यहाँ जो नंबर लिखा है इसके ऐसे दो टुकड़े आप कर पाए जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो 72 के दो टुकड़े हुए 8 और 9। तो अगर सीरीज माइनस की है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर, यानी इसका आंसर हुआ 8, फिर बीच में डिवाइड का निशान है। फिर 20 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 20 के दो टुकड़े करेंगे 4 और 5। तो अगर ये माइनस की सीरीज है तो छोटे वाला टुकड़ा आंसर यानी 4। 8 को 4 से भाग दिया, आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आइए मेरे दोस्त। कह रहे यार दो ट्रेन पी और क्यू 110 मीटर और 140 मीटर की है। 110 मीटर और 140 मीटर की है। 110 मीटर और 140 मीटर की। 110 मीटर 140 मीटर की विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर चल रही है। क्या कह रहा है आगे, कहता है रेलगाड़ी पी 70 की स्पीड से चल रही है और रेलगाड़ी, मिस प्रिंटिंग है, क्यू आएगा, रेलगाड़ी क्यू, यहां से क्यू हटा दो। और कहता है रेलगाड़ी क्यू को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। इसका नाम रख लेते हैं यार पी, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। और कहता है ये ट्रेन क्यू है, 5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर ले रहे हैं। हमने कहा यार ठीक है। तो कहता है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। बेटे आप जानते हैं कि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होती है, जुड़ती है। तो एक चाल तो है 70, तो दूसरी चाल मान लेते हैं एस है। तो ये दोनों की सापेक्ष चाल होगी। और डिस्टेंस कितनी चल रही है, दोनों की लेंथ जितनी। तो 140 और 110 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 250। अब 250 मीटर है और ये है 70 किलोमीटर पर आवर, और आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, सबको या तो घंटे में बदल लूंगा या स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लूंगा, तो मर्जी है। तो ये स्पीड, पूरी स्पीड को ही 5/18 से गुना कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में आ गई। तो 250 मीटर की दूरी चल रही, कितनी देर में चल रही थी, 5 सेकंड में। कल्याणम भवा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो 5 से काटेंगे आया 50, 5 से काटेंगे भाई 10 आया। तो आप कहेंगे जी 70 जमा एस बराबर 180 है।
तो एस की जो वैल्यू आई वो 110 है। एस की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 110। यानी यही आपसे सवाल में पूछा गया। कह रहे हैं निम्नलिखित अनुपातों में को सही अवरोही क्रम में दर्शाओ। सही अवरोही अवरोही कुछ नहीं होता, आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप चाहे तो। जैसे देखना, अगर मैं आपको केवल इन दोनों पे बात करूं, 17/30 और 7/15, इन दो की बात करूं, तो इन दोनों में कंपैरिजन करना बहुत आसान है। कैसे? 2 से नीचे गुना कर दो 2 से ऊपर, तो इसी नंबर को हम 14/30 लिख सकते हैं। और ये है 17/30, तो 17 बड़ा होगा या 14? तो सर 17 बड़ा होगा। तो हर हाल में ध्यान ये रखना है कि जितने भी ऑप्शन होंगे वहां 17/30 बड़ा होगा 7/15 से। तो पहले ऑप्शन में बड़ा है, दूसरे में भी बड़ा है, तीसरे में भी बड़ा है, और चौथे में 7/15 बड़ा दे रखा है 17/30 से, तो चौथा ऑप्शन गलत है। सबसे पहली और सबसे आसान चीज पे पकड़ बनाइए। अगली बात है, अब आप ढूंढने जाएंगे तो आगे क्या ढूंढे उस बात पर चर्चा करते हैं। देखिए यार, अब मैं दो चीजों पे काम करना चाहता हूं। क्या? जैसे इन दोनों पे ही कंपैरिजन करना चाहते हैं, पहले दो पे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 को 30 से किया तो 333, मतलब 330, और 17 को 20 से किया तो 340। तो बढ़ाइए कौन सी बड़ी है? 17/30। तो एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि 17/30 जो है वो 11/20 से हमेशा बड़ा होगा। तो यहां तो गलत दे रखा है, यहाँ छोटा दे रखा है, यहाँ ठीक है 11/20 से, यहाँ भी ठीक दे रखा है। जी और कोई तरीका है जी कंपैरिजन का? जी अनेकों तरीके हैं। अब हमारे पास ये तो कट ही चुके हैं ना, ये कट गया और ये कट गया। अब हमें जो उठाना चाहिए, इन दोनों ऑप्शन में चीजें उठानी चाहिए। अगर मैं कहूं कि 27/50 बड़ा है या 11/20 बड़ा है, तो आप कहेंगे 20 को इससे गुना करेंगे 540 आया, और 11 को 5 से गुना करेंगे 550 आया। तो सर ये तो 11/20 बड़ा है, ये गलत है। यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या जी? सभी का बेस सेम बना लो, फिर एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके 50, 20, 15, 30 का बेस सेम बना दो, उससे जल्दी से हो जाएगा। कहता है 50 छात्रों में से 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। ये वेन डायग्राम का सवाल है, फार्मूले से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से। कहता है 30% केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो ये हुआ 30%। 20% हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो शेष छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र हिंदी बोल सकते हैं? भाई टोटल 100 हुआ, 100 में से 30 और 20 50 गया, तो ये केवल हिंदी बोलने वाले कितने हुए? 50%। लेकिन उसने ये नहीं पूछा केवल हिंदी, उसने पूछा हिंदी कितने बच्चे बोल रहे, तो 50 और 20 70%। ऑप्शन डी। वेन डायग्राम की समझ बहुत आसानी से तोड़ती सवाल को। देखिए दोस्त, यहाँ एक अंक पे 10 यहाँ 2 पे, यहाँ 3 पे, तो 3 और 2 5 और एक 6 अंक पे, और यहाँ 2 जीरो से 2 अंक कट जाएंगे, तो अभी भी तो 4 अंक पे डेसिमल आएगा। यहाँ 3 पे, यहाँ बहुत ज्यादा पे, यहाँ बहुत ज्यादा, केवल यही तो है जिसमें 4 अंक पे डेसिमल है। फिर से समझाता हूँ भैया, 2 जीरो से ये 2 अंकों का डेसिमल कट गया, अब 3 अंक यहाँ बच गए और 1 अंक यहाँ, 4 अंकों पे तो आएगा। ये कंपैरिजन का सिंप्लीफिकेशन पे लगाते हैं दिमाग। यहाँ 2 ये रखा है तो सारे में ही 2 ले लेते हैं यार। कैसे बताएं क्यों तुमको चाहें यारा, बताना पाए। देखिए यार, अगर मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं। तो इस 8 को 2 की पावर 3 लिख दूं, और यहाँ 3 जीरो हैं, तो मतलब 0.2 का क्यूब लिख दूं, तो ये हो जाएगा 0.2 की पावर 3, और पूरे की पावर दे रखिए 3, तो ये बन जाएगा 0.2 की पावर 9। आपने कहा बिल्कुल सही, फिर से समझाता हूँ। देखिए यार, 0.008 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब। क्यों क्यूब करेंगे तो डेसिमल में यहाँ 3 अंकों पे आएगा, 1 2 3, और 2 का क्यूब 8। अब 2 अंक जीरो से भरने होंगे। अब उसने इसकी भी पावर 3 दे रखी थी, तो आपको इसकी पावर भी 3 करनी होगी, तो 3 गुना 3 9। ठीक है जी, आपने कहा जी सॉलिड पॉइंट। अब आ जाइए आगे। अब आइए यहाँ कितने अंकों पे? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 64 होता है ना, 2 की पावर 6, यानी ये 0.2 की पावर 6 है, और पूरे की पावर है 2। आपने कहा जी ये बात भी सही है, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, तो 0.2 की पावर 12। यहाँ 4 है, 4 को हम लिख देंगे 0.2 का स्क्वायर, और पावर 4 है बाहर, तो 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 0.2 की पावर 8।
आपने कहा ठीक है। अब आप जानते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे ऊपर वाले के। अच्छा नीचे वाले को तोड़ लेते हैं, जैसे 16 है तो 1 2 3 4 है, तो ये हर हाल में 0.2 की पावर 4 बना होगा, 0.2 की पावर 4, और बाहर भी 2 था तो 4 दूनी 8। यहाँ देखें 1 2 3 4 5, तो ये 0.2 की पावर 5 बना, और 2 पावर पहले से था तो 2 5 10, तो 0.2 की पावर 10। ये इस एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। अब अब जब आप इसे काटने जाएंगे तो इससे ये कट गया। अब बेस सेम है तीनों का, तो पावर ऐड होगी ऊपर वाले की, तो 12 और 9 21, और नीचे वाले की पावर माइनस होगी क्योंकि बटे है, तो 21 में से 10 गया 11, तो ये आएगा 0.2 की पावर 11, और इक्वल में दे रखा है 0.2 की पावर x। तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी क्या? ऑप्शन ए। देखिए यार सवाल ने कहा ईच डिजिट ऑफ ए 3 डिजिट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3। कहता है 3 अंकों की कोई संख्या है, और मजे की बात यह कि इसके तीनों ही जो अंक हैं वो 3 के मल्टीपल है। अब 3 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे 0 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। 4 ही अंक ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल है, 0 भी मल्टीपल होता है। मल्टीपल ऑफ 3 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज एन इवन नंबर। अंतिम जो अंक है वो एक सम संख्या है। अंतिम अंक एक सम संख्या है। देखिए यार अगर अंतिम अंक एक इवन नंबर है तो 9 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, यानी आखिरी डिजिट या तो 6 होगा या 0 हो गया। तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। हम पहले 6 ले लेते हैं कि भाई आखिरी डिजिट 6 है। आपने कहा ठीक है जी। अब या तो आखिरी डिजिट 6 होगा या फिर आखिरी डिजिट 0 होगा। केसेस बड़े सारे बनने हैं। अब मैं कह रहा हूँ अगर 6 है तो भी मुझे ये बात पता है कि भाई सभी अंकों का जोड़ तो 12 होगा। बिल्कुल। अब देखिए यार ये तीनों के तीनों डिजिट जो है 3 के मल्टीपल है, तो ये जो दोनों डिजिट होंगे ये 0 3 6 9 से बनेंगे। अब 9 में इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि जोड़ 12 है। आपने कहा ठीक है। मैं दोनों ही डिजिट 6 6 ले लूं। आप कहेंगे ये भी संभव नहीं है सर, ये गलत बात है आपकी, 6 6 नहीं हो सकते किसी भी हालत में। तो ये संभव नहीं है क्योंकि 18 जोड़ हो जाएगा। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर एक डिजिट 0 ले लो, एक डिजिट 6 ले लो। यह संभव है, एक संख्या ही संभव है 606। सर क्या 0 6 6 भी तो संभव हो सकती है? तो ये नहीं, क्योंकि ये 2 ही डिजिट की मानी जाएगी, 3 की नहीं। और क्या संभव है सर? भाई ये डिजिट 6 ले लिया तो ये डिजिट 3 ले लेते हैं, ये भी 3 ले लेते हैं, यानी 336। यही सब तो संभव है, और कोई संभव थोड़ी है भाई बातें इसमें। आपने कहा ठीक है, यानी अगर आखिरी डिजिट 6 है तो ये चीजें पॉसिबल है। अगर आखिरी डिजिट 0 हो तो जोड़ 12 लाने के लिए क्या क्या संभव है? इसको 3 ले लें, इसको 9 ले लें, या इसको 9 ले लें, इसको 3 ले लें, एक तरीका ये। या 6 ले लें या 6 ले लें, एक तरीका ये भी संभव है। और कोई तरीका है 12 बनाने का जोड़? नहीं, क्योंकि आखिरी डिजिट 0 ले रहे हो। तो भैया ये 6 6 12 हो गया, 9 3 12 हो गया, 3 9 12 हो गया। 3 3 लेंगे तो उससे 12 बनेगा नहीं। तो ये संख्याएं बन गई, 390 बन गई, 930 बन गई, और 660 बन गई। अब सवाल ने कहा कि यार इन संख्या का 25% ज्ञात करिए। 25% का मतलब 1/4, यानी जो भी आंसर होगा 4 से भाग होना चाहिए। तो इसका तो 4 से भाग जाएगा नहीं, 4 से भाग जाने का मतलब आखिरी 2 डिजिट ये भाग नहीं जाएगा, काटा। 90 4 से भाग नहीं जाएगा, काटा। 30 4 से भाग नहीं जाएगा, काटा। या तो आंसर ये होगा या ये होगा। 336 को 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 4 8 32, और 4 चौक 16 84 आए, जो कि ऑप्शन दे रखा है। इसका 1/4 लेंगे तो 4 एकम 4, 4 6 24, 4 5 20, 165, 165 ऑप्शन में ही नहीं है। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो जाएगा 84। तो सवाल थोड़ा अच्छा है, मतलब आंसर तुक्के से पहले स्टेप पे आ गया। सवाल और अच्छा हो जाता अगर ये पूछता कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो आप बनाते फिर 1 2 3 4 5, और भी कोई जोड़े अगर आपकी नज़र में तो कमेंट करके बताइए। लेकिन आखिरी डिजिट 3 का मल्टीपल और इवन होना चाहिए। कहता है गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, दूसरे गिलास में इतने में मिलाया जाता है, दोनों गिलास की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ये हो जाए। मिक्सर एलिगेशन का सवाल है। आप ये देखिए पहले बर्तन में दूध कितना है, तो आप कहेंगे 3/8। दूसरे बर्तन में दूध कितना है जी? 6/7। दोनों बर्तनों में दूध कितना है जी? 1/2। क्योंकि मिल्क एक है, पानी एक है, तो 1/2 ही तो हुआ टोटल क्वांटिटी का। सोल्व करते हैं। अब तरीका ये था दोस्त कि 2 8 और 7 का एलसीएम ले लो, क्या है 56। तो 56 से इधर गुना कर दो, 56 से यहाँ गुना कर दो, 56 से यहाँ। फिर क्या करते हैं सर? फिर 2 से काटते 28 लिखते थे यहाँ। 7 8 56, 8 सिंह 48 लिखते थे यहाँ। 8 7 56, 7 21 लिखते थे। 48 में से 28 गया 20, और 28 में 21 गया 7। तो आंसर आया 20:7। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर।
कहते हैं 11 अंकों की संख्या है, n के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। देखिए कोई भी नंबर 4 से भाग होता है तो उसके लिए नियम है कि आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। और इसके अंदर भी एक और खतरनाक नियम क्या बनता है कि अगर आखिरी डिजिट 4 से डिवाइड हो गया तो ये वाला डिजिट हर हाल में इवन होगा, यानी 0, 2, 4, 6, 8, ये कोई भी हो सकता है। मतलब सारों पे ही ये नंबर 4 से भाग होगा। फिर से बताता हूँ, अगर आखिरी 2 अंकों में आखिरी अंक ही 4 से भाग हो जाए तो अगला अंक हर हाल में इवन होगा। लेकिन अगर आखिरी 2 डिजिट में आखिरी डिजिट 4 से डिवाइड हो ही ना तो ये डिजिट ओड होगा, 1, 3, 5, 7, ये हो सकता है, मतलब ये होंगे। अब हमारे वाले सवाल में आखिरी डिजिट है 2 और 2 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो डिवाइड नहीं होगा तो ये डिजिट यही हो सकते हैं। तो एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 3, 5, 7, 9 सभी पे 4 से डिवाइड हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 9 1 10, 7 3 10, 5 25, मतलब इनका योग जो आएगा वो 25 आएगा। आइए, कुछ श्रमिक किसी काम को 150 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन 15 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण यह काम 165 दिन में पूरा हुआ। कहता है कुछ श्रमिक किसी काम को 150 दिन में पूरा कर सकते थे। मान लेते हैं एन आदमी है, 150 दिन में काम निपटा डालते हैं। अब कह रहा है एन में से 15 आदमी गायब थे, तो अब जो काम है वो 165 दिन में खत्म हुआ। कहता है यार एन की वैल्यू बताओ क्या होगी। मैंने कहा यार ऑप्शन उठाते हैं, सोल्व तो कर ही सकते हैं, सोल्व में तो कहाँ दिक्कत है। 150 और 165 में जो कटता है काटो, कैलकुलेशन करो, एन की वैल्यू निकालो। हम ऑप्शन से चलते हैं। अगर मैं ऑप्शन से जाऊँ, पहला ऑप्शन 165 मान लूँ, तो यह है 165 गुना 150 है। यहाँ 165 में 15 गया, 150 गुना 165 बराबर आ गया। और यही तो हमें चाहिए था भाई, यहाँ जो कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन यहाँ आ गई, तो इसका मतलब मेरा आंसर आएगा ऑप्शन ए। अदरवाइज कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेते हैं। देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है कि भाई 5 फरवरी 1994 को हमने पैसा उधार दिया और 18 अप्रैल 1994 को हमने पैसा अपना वापसी ले लिया। और जो पैसा हमने उधार दिया था वो 700 रुपये दिया था, 700 रुपये हमने उधार दिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 9%। साधारण ब्याज है तो फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। आपने कहा जी सही है। अब यहाँ महीने तो गिने नहीं जाएंगे क्योंकि दिनों का खेल है। अब जब दिनों का खेल है तो हमें ये देखना है कि दोस्त 5 फरवरी और 18 अप्रैल में से कोई एक दिन गिना जाता है। लेट से मैं 5 फरवरी नहीं गिनता तो 1994, 94 लीप ईयर है, 4 से भाग नहीं जा रहा तो लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब ये फरवरी 28 दिन की होगी, है ना। लीप ईयर होता तो फरवरी 29 की होती, तो 28 है तो लीप ईयर नहीं है, मतलब 28 दिन होगा, लीप ईयर नहीं है। तो 28 में से 5 गया मेरे भाई, कितना बचा 23। तो 23 दिन तो फरवरी के लगा लिए मैंने, 5 फरवरी नहीं काउंट किया क्योंकि मैं 18 को काउंट कर लूंगा। मार्च में पूरे 31 दिन हो गए और अप्रैल में हो गया 18 दिन, मैंने अप्रैल का पूरा 18वां दिन गिन लिया। जोड़ रहा हूँ तो 8 3 11 और 1 12, 3 2 5 1 6 1 7, 72 दिन आ गए। अब कहानी क्या है दोस्त कि मैं ऑप्शन पे देखूंगा, भाई मैं यहाँ लिखूंगा 72/365। ऑप्शन में बहुत दूर दूर है, 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 15 रुपए, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 72 की जगह 73 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, और मैंने वहाँ एक चीज़ नोटिस की कि 73 का 5 गुना होता है 365, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये बटे 5 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 7 63 बटे 5, 5 से भाग दूंगा, 12 5 60, यानी 12.6। अगर मैं 72 भी करता तो भी मेरा आंसर 12.6 के ही बिल्कुल नज़दीक आना था। तो मैंने 73 कर लिया, क्या बुराई है उसमें। दूसरा देखिए, तुक्केबाजी अगर मुझे करानी हो, इसने इसका जो आंसर है ना वो 73 के हिसाब से दे रखा है, जबकि एक्चुअल में इसके दिन बनने थे 72। अगर मैं ये मन मन में कैलकुलेशन कर ही लूँ कि भाई आंसर एग्जैक्ट है, तो जानते हैं मैं क्या देखूंगा? मैं कुछ नहीं देखूंगा, फिर मैं रेट देखूंगा 9%। तो मैं सोचूंगा अगर रेट 9% है तो 6 2 8 9, ये 9 से भाग जा रहा है, ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये 9 से भाग, जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, तो ऐसे कर लेता। कहते हैं यार एक आदमी 2500 का माल खरीदता है, 40% ज़्यादा कीमत लिखता है, फिर 10% डिस्काउंट देता है, लाख प्रतिशत याद करो। तो आप ऐसे कहेंगे भाई 40% जो है इसकी फ्रैक्शन अगर हम देखें तो आएगी 2/5। माने अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 2 फालतू करके मार्क कर देगा 7। ओके, कह रहा जी अब इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का आला 1/10,
यानी 10 की चीज़ है तो 1 का डिस्काउंट देके 9 कर देगा। सेटिंग बैठाएंगे तो 50 से 9 7 63, तो 13 का प्रॉफिट कमा लेगा। 50 पे अगर 13 का है तो 100 पे डबल यानी 26 का लाभ होगा, या यूं लिख लें भाई 13 का लाभ 50 पे तो 100 पे कितना, तो जवाब आ जाएगा मेरे बच्चे 26%। अब देखिए दोस्त, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, रेशियो बड़ा मतलब कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन से उठा लेता हूँ कि यार कौन सा इनमें सबसे बड़ा होगा। अगर ध्यान से देखें तो भाई 8/11 है पहला, अगला 5/7 है, 13/17 है, और 11/13। अब एक नियम पकड़ते हैं। क्या नियम पकड़ते हैं? नियम ये रहता है कि अगर इनके बीच का डिफरेंस सेम है, जैसे 5 और 2 7, 11 और 2 13, दोनों के ही बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो नियम ये होता है कि अगर दो फ्रैक्शन के बीच में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो जिसका डिफरेंस बड़ा हो, मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। फिर से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/3, डिफरेंस कितना है 2 का। मैंने लिखा 3/5, डिफरेंस कितना है 2 का। तो 1/3 की डेसिमल में वैल्यू होगी 0.33, लेकिन 3/5 की डेसिमल में वैल्यू होगी 0.60। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये डिफरेंस सेम है, 2 2 है, जो भी है लेकिन सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो वैल्यू बढ़ी। तो यह मुझे समझना चाहिए था कि भाई 5/7 तो छोटा होगा, तो इसे तो देते हैं हटा। आपने कहा यार ओके रिपोर्ट है, अब बताओ। अब मैं कह रहा हूं कि देख दोस्त, यहां जो डिफरेंस है ना वो है 2, नहीं, यहां डिफरेंस है 4 का। आपने कहा ठीक है। तो मैं कह रहा हूं क्या इसको 4 बना सकते हैं? आपने कहा बना सकते हैं। कैसे? 2 से गुना कर दो। तो 2 से ऊपर गुना कर दो, 2 से नीचे। अब अगर यहां देखो तो 4 का डिफरेंस है, यहां देखो तो 4 का डिफरेंस है, तो हमें समझ में आ गया कि यहां ऊपर आया 22 और यहां आया 13। न्यूमरेटर किसका बड़ा रहा? 22 का, तो यानी 11/13 सबसे बड़ा है इनमें। अब यहां से पता चला कि भाई 11/13 सबसे बड़ा है। ये मैं डिटेल बता रहा हूं, यानी तीनों को काट दिया तो 11/13 सबसे बड़ा है। अब क्रॉस कर लो, 13 8 104, 11 11 121। इसका प्रोडक्ट बड़ा आ रहा है तो 11/13 सबसे बड़ा हो, 11/13 सबसे बड़ा होगा। दूसरा मतलब ये इतना मैंने तो आपको डिटेल बताया कि आंसर एक्यूरेट छाटने का, अदरवाइज क्या तरीका है यार, बहुत आसान है। 13 5 क्रॉस करते चले जाओ, 13 5 65, 11 से 77 ये बढ़ाया, जो छोटा है उसे हटा दो। दिमाग में रखना, ये आंसर नहीं है। 13 13 169 169, और 17 × 11 करेंगे तो हमें पता है कि भाई 17 × 10 करते, 17 × 10 करते तो भी 170 आता है, नहीं यही बढ़ाएगा। तो जो छोटा आ रहा है बस उसको हटा दो। अब 11 11 121, 13 8 104, तो ये बढ़ा रहा है, तो ऑप्शन बी मतलब जल्दी से हो जाता है। देखिए यार, सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार शुरू करने के लिए क्रम से इतने इतने रुपए का निवेश करते हैं। देखो यार, 3 जीरो यहाँ काटो, 3 जीरो यहाँ काटो, 3 जीरो यहाँ काटो। अब और कहता है अंत में 4800 रुपये का लाभ होता है, तो बस तो इसको सिंप्लीफाई करना है यार। 9 5 45, 9 9 81, और 9 2 90, यानी सुमित, रवि और पुनीत, इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 5:9:10। साल के आखिर में 4800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कुल लाभ का 30% चैरिटी में दे दिया जाता है, तो भाई 4800 रुपये हुआ टोटल प्रॉफिट आपका। इसका 30% आपने डोनेट कर दिया, तो बचा कितना? 70%। तो इतना पैसा आप बांटोगे प्रॉफिट के हिसाब से। 70% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 7/10, यानी इतना पैसा आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो कहता है सुमित का हिस्सा ज्ञात करो। सुमित का हिस्सा 5 था, टोटल हिस्सा कितना है? 9 5 14 10 24। अब मतलब बेसिक सवाल है, कैसे 240 को इससे काटोगे तो आएगा 20, क्योंकि 24 दूनी 48, 20 5 100, 700 मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए दोस्त, सवाल क्या कह रहा है, कहता मोहन, मोहम्मद और आशीष। मोहन का नाम मैं ए रख लेता हूँ, मोहम्मद का बी रख लेता हूँ, और आशीष का मैं सी रख ले रहा हूँ। कहता है यार ए बी और सी का जो एवरेज वेट है वो 45 किलोग्राम। अब कह रहा है मोहन और मोहम्मद, यानी पहले दोनों का एवरेज वेट 43 है। अगर इनका औसत वजन 43 किलोग्राम है, इनका एवरेज वेट 43 किलोग्राम है, और कह रहा है मोहम्मद और आशीष का, मोहम्मद यानी बी और सी का जो एवरेज वेट है वो 46 किलोग्राम। तो कहता है यार बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए, ये तो सवाल लिखा मैंने जैसा था,
अब यहाँ दो तरीके आपको समझने की कोशिश करनी है। पहला तरीका ये कि आप डिटेल जाना चाहते हैं तो भाई यहाँ एवरेज लिखा है, 3 लोगों का औसत 45 है, योग होगा 45 गुना 3, 2 लोगों का औसत 43 है, योग होगा 43 गुना 3, यहाँ 46 है 2 लोगों का औसत, तो योग होगा 46 गुना 2। दूसरा, एक दिमाग आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि भाई एवरेज 45 है, होना चाहिए 45, है यहाँ पे 43, कितने की कमी है जी? 2 की। 2 की कमी ए और बी पे यानी 2 पे, तो यानी ये 4 कम है, तो ये वाली वैल्यू 4 बढ़ाएंगे, तो 45 में 4 बढ़ाएं यानी सी की वैल्यू 49 होगी। अब सी की वैल्यू 49 है तो होना चाहिए इन दोनों का औसत 46 है, 49 कितना ज्यादा? 3, तो ये 3 कम होना चाहिए, तो 46 से 3 घटाएंगे तो बी की वैल्यू आई 43, और यही आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ मोहम्मद, यानी बी की औसत वजन ज्ञात करें 43। आइए, कह रहे गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या का 3 गुना है। कहता है यार ये गोला है, बेलन की रेडियस r है, तो गोले की रेडियस होगी 3r। तो कहता है उनका आयतन बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई याद करो। देखो भाई, बेलन का गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 3r का क्यूब करेंगे तो 27r क्यूब। जबकि बेलन की अगर हम बात करें, सिलेंडर की बात करें, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। आपने कहा जी ठीक है। अब देखो जी, पाई से पाई काटा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा तो आर बचा, 3 से काटा 9 आया, और 9 चौक 36, तो 36r एस टू हाइट आ गई, यानी इसकी हाइट जो है वो 36r के बराबर आ गई। तो उसने पूछा था बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो 36 गुना होगी उसकी रेडियस की, मतलब ऑप्शन ए। कहता है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। कहता है ये कोई वर्ग है भाई, और मेरे दोस्त यहाँ कोई आयत है। कहता है दोनों का एरिया बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा अगर ए है तो इसकी लेंथ जो होगी a-10 होगी, और कह रहा है चौड़ाई 5 सेंटीमीटर से कम है। गलत बोल दिया मैंने, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर बाई 10। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर बाई 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज लेस देन 5 सेंटीमीटर। कहता है जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर कम है वर्ग की भुजा से, और लंबाई 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। कहता है क्षेत्रफल बराबर है। डिटेल करें तो हमें पता है कि यार वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ए प्लस 10 गुना a-5। सोल्व भी करने जाएं तो ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 50, ए स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस का कट गया, तो 5a बराबर 50, तो ए की वैल्यू आ गई 10। अब ए की वैल्यू 10 होगी तो कह रहा है आयत का परिमाप ज्ञात करिए। आयत का परिमाप क्या होता है दोस्त? पेरीमीटर। तो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ए प्लस 10 प्लस a-5, तो 2 ए और ए 2a जमा 5, तो आंसर होगा 4a जमा 10। तो ए की वैल्यू 10 है, तो 10 चौक 40 और 10 50 है, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये तो है मेरे बच्चे सवाल को करने का डिटेल तरीका, जो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट में। हम एरिया निकाल ही नहीं रहे, हम बस पेरीमीटर निकाल रहे हैं। और जब हम पेरीमीटर निकाल रहे थे तो पेरीमीटर जो आया निकल के वो आया 4a प्लस 10। पेरीमीटर आया 4a प्लस 10, और हमें पेरीमीटर का तरीका पता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आया आंसर, या ये होगा मेरा पेरीमीटर। तो 4a की वैल्यू क्या होगी? p-10। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान देना। 4a की जो वैल्यू होगी वो p-10 होगी। यहां लिख देता हूं, 4a की जो वैल्यू होगी वो p-10, यानी परिमाप में से अगर मैं 10 घटा दूंगा तो जो आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब परिमाप है 40, 40 से 10 घटाया 30, क्या 30 10 का मल्टीपल है, मतलब 4 का मल्टीपल है? जवाब है नहीं, नहीं है। 50 से 10 घटाया 40, 40 4 का मल्टीपल है जी? हाँ है। 100 से 10 घटाया 90, 90 4 का मल्टीपल है जी? नहीं। 80 से 10 घटाया 70, 70 क्या 4 का मल्टीपल है जी? नहीं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, कहता बाई एनालिसिंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है ग्राफ का एनालिसिस करिए और आंसर दीजिए क्या है। कहता है 92 93 93 94 94 95 96 96 97 सबकी इन्होंने सेल दे रखी है, ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट दे रखा है। तो सवाल में पूछ रहा फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और द प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट। किस साल की पिछले साल की तुलना में जो ग्रोथ है
वो सबसे ज़्यादा है वो आपको बतानी, ग्रोथ सबसे ज़्यादा है वो आपको बतानी। देखिए मेरे भाई, ऑप्शन से जाना है। जब ऑप्शन से जाएंगे ना, तो पहला ऑप्शन है 93-94। तो भाई 93-94 में पहले से कितनी वृद्धि हुई है वो देख लेते हैं। तो 1 में 0 हो गया 1, और 10 में 2 हो गया 8, और 11 में 5 गया 6। तो हम कहेंगे जी 1681 की ग्रोथ हुई है 2520 पे। परसेंटेज निकालना वो हम देख लेंगे थोड़ी देर में। दूसरा, उसने लिखा 94-95। तो सच बात यह कि 94-95 में बढ़ा ही नहीं, घटा है। 94-95 में घटा है, बढ़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब 94-95 हमारे सवाल का आंसर नहीं हो सकता। आगे ही अब आते हैं 92-93 में। 92-93 में हो ही नहीं सकता, क्योंकि 92-93 से पहले कोई साल है ही नहीं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि उस साल की बढ़त हुई है? इसलिए 92-93 भी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं 96-97। 96-97 पे भी अगर आप ध्यान देंगे, तो 96-97 में 95-96 में 5040 था, फिर 3120 हुआ तो माइनस गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं हुई। तो 3 ऑप्शन तो सिर्फ इसलिए कट गए क्योंकि वहां ग्रोथ नहीं हुई। तो मेरे बच्चे पहला ही ऑप्शन था, तो वही मेरा आंसर। अब देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने क्या कहा हमें। सवाल ये कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्सपोर्ट इन 2017 एंड 2019 करोड़ में। 2017 और 19 के निर्यात के बीच में क्या अंतर है करोड़ों में, आपको बताना है। तो अब आप यहां आइए, आप ये बताइए 2017 में कितना था एक्सपोर्ट, 120, और 2019 में एक्सपोर्ट कितना था, 425। कह रहा है इनका डिफरेंस बता दो। तो इनका डिफरेंस बताना है तो 425 से 120 घटा दो यार। तो जवाब आया 305, और यही आपसे सच मायने में सवाल में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आ जाए। ऑप्शन डी डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं डीआई में, फालतू टाइम पास कर रखा है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रपोर्शन, इनमें से कौन सा प्रपोर्शन समानुपाती है। देखिए ऑप्शन पे जाते हैं। देखिए यार, यहां 2-3 है तो ये भी 2-3 होना चाहिए, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए काट दो। यहां 3-2 है तो यहां 9-6, क्या रेशियो बना रहा है? हाँ, इसलिए बना रहा है क्योंकि 3-3 9, 3-2 6, ये रेशियो भी 3-2 ही आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। यहां देखेंगे 3 है, ये 3 का मल्टीपल ही नहीं है। यहां देखेंगे ये 5 का मल्टीपल ही नहीं है। तो केवल और केवल मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेट यहीं तक 23 सवाल कराए हैं। उम्मीद आपको मजा आया होगा। भाई मजा आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।